हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। आज हम डिस्कस करेंगे सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है? यहाँ पे एक कॉइल है। इस कॉइल में लेट अस सपोज कि n नंबर ऑफ टर्न्स हैं और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I। ये नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, n टर्न्स हैं और करंट जो है वो I है। अब ये जो करंट है ये चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, मतलब टाइम वेरिंग करंट है। इट मीन्स AC करंट है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब हमें पता है कि अगर मान लो ये कोई एक कॉइल है जिसमें करंट फ्लो करा रहा है और करंट जो है वो एसी नेचर का है, टाइम के साथ चेंज, तो जो फ्लक्स होगा या जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी एसी नेचर का होगा, क्योंकि जैसा करंट वैसा फ्लक्स। इट मीन्स जो फ्लक्स है वो भी टाइम के साथ वेरिंग होगा, चेंज विथ टाइम होगा। अब हमें पता है कि फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है कि व्हेन अ कंडक्टर और a magnetic field change with respect to each other, then there is a induced EMF। मतलब कि कंडक्टर या मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में से किसी एक को चेंज होना चाहिए। दोनों भी चेंज हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस कंडक्टर के अक्रॉस या इंडक्टर के अक्रॉस। तो सेल्फ इंडक्टेंस यही प्रॉपर्टी होता है ना, बेसिकली करंट को अपोज करता है। तो आइए उसको एक बार देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अराइज टू अपोज द चेंज, है ना। अच्छा, द प्रॉपर्टी ऑफ द लूप इन विच इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड अपोज एनी चेंज इन करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। ये सेल्फ इंडक्टेंस का बेसिक डेफिनेशन है ना, कि एक्चुअल में सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली इस स्लाइड में बस इतना ही है कि अगर हम एक एसी करंट फ्लो कराएंगे किसी कॉइल में, तो वो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये खुद कॉइल भी है। ये कॉइल है किस चीज का? कंडक्टर का ही तो बना हुआ है, यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये खुद कंडक्टर भी है। तो ऑब्वियसली इस कंडक्टर पे भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए दो दो चीजें चाहिए, एक तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए अपने को और एक कंडक्टर। अब इन में या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो या कंडक्टर अपना पोजीशन चेंज करे तो हमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये फैराडे का बेसिक लॉ है, आई थिंक ये सबको पता होगा। ठीक है, अब उसी को हम मैथमेटिकली देखते हैं कि ईएमएफ जनरेटेड इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो ईएमएफ जनरेट होता है किसी भी कॉइल में खुद के मैग्नेटिक फील्ड से, करंट फ्लो हुआ तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। उस मैग्नेटिक फील्ड में ये खुद कंडक्टर, ये खुद जो वायर है ये भी रखा हुआ है। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इस ईएमएफ को? हमें पता है ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो यही इक्वेशन 1 है। और हमें ये भी पता है, जो लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था, कि जो ईएमएफ होता है वो होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी भी होता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करें तो वहां से हमें एक जनरल फार्मूला मिल जाता है। कैसे? दोनों ईएमएफ ही तो है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एन डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, है ना। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं एन फाई इज इक्वल टू एल आई। ठीक है, यही यहाँ पे जनरल फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। और यहाँ से हमें एक सिंपल सा एक जनरल फार्मूला पता चलता है। आप इसको मैनिपुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा एल इज इक्वल टू एन फाइव बाई आई। तो ये आपको अपने नोटबुक में रखना है ये फार्मूला। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है इसमें, कि एक और फार्मूला है जिससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम होते हैं आज के टाइम पे। जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है मैंने, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये फार्मूला आया कैसे। अभी ये फार्मूला तो अभी हमने देखा था, ये कहाँ से डिराइव हुआ। ठीक है, अच्छा, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के बारे में भी जानना पड़ेगा, क्योंकि इस फार्मूले से अगर हम इस फार्मूले पे आ रहे हैं तो। ठीक है, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली अपने नोटबुक में लिख सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस फार्मूले से। तो अच्छा देखो, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में पढ़ा है बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। ठीक है, और हमें पता है एच इज इक्वल टू होता है एन आई डिवाइड बाई एल। ठीक है, ये एक सिंपल सा डेरिवेशन में कर रहा हूँ यहाँ पे।
तो हम यहाँ पे B इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, म्यू, और H के जगह पे लिख देंगे NI डिवाइड बाई L। ठीक है। अच्छा, फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स को लिख सकते हैं फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया, है ना, क्योंकि B क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी जो होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फ्लक्स यहाँ से क्या हो जाएगा B इंटू ए। अच्छा, हम क्या करें, B की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, म्यू NI डिवाइड बाई L इंटू ए। अच्छा, अब ये फ्लक्स की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो L इज इक्वल टू N इंटू फाई की जगह पर रख रहे हैं म्यू NI डिवाइड बाई L इंटू ए, और पूरे का डिवाइड आई से आई कैंसिल, क्या आ जाएगा, एन म्यू एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल, और यही फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके लिए बस आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ये जनरल सा मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये दोनों फार्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, म्यू नॉट या म्यू, आप इसको और जनरलाइज कर सकते हो। जो म्यू होता है वो होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। नॉर्मली वो एयर के लिए पूछते हैं, तो एयर के केस में जो म्यू आर होता है वो 1 होता है, तो उस केस में म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर इस फार्मूले को आपको डिराइव करना है तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। बी इज इक्वल टू म्यू एच, ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में होता है। एच इज इक्वल टू एन आई डिवाइड बाई एल। एच जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, और बी जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है। और इसके अलावा एक एक ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सा डेरिवेशन है, बस इसमें से हमें जो हमें कैरी आउट करना है वो ये दोनों फार्मूले कैरी आउट करने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस? अब म्यूचुअल का मतलब होता है म्यूचुअली, मतलब दो चीजें तो होनी चाहिए, है ना, तभी। तो इसका मतलब यहाँ पे दो कॉइल की बात होगी, तो एक कॉइल है कॉइल 2 और एक कॉइल 1। अब इसमें से हम एक कॉइल में, कॉइल 1 में हम करंट फ्लो करा रहे हैं I1। ठीक है, और जैसे ही इस कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, है ना, वो यहाँ पे ब्लू से आपको रिप्रेजेंट है। अच्छा, अब अगर इस कॉइल 1 के पास में अगर इस कॉइल 2 को रख दिया जाए थोड़ा पास में, तो क्या ऐसा होगा क्या कि कुछ फ्लक्स जो इस कॉइल 1 का जो फ्लक्स है, कुछ फ्लक्स इससे भी लिंक होने लगेगा, इसके पास भी चला जाएगा कुछ फ्लक्स, है ना। तो इसका मतलब है कि इसके पास अपना कोई फ्लक्स नहीं है, लेकिन कॉइल 1 का फ्लक्स अगर कॉइल 2 के पास गया तो इसका मतलब है कि यहाँ भी कुछ ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा, है ना, यहाँ तो हो ही रहा होगा। तो जो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा वो सेल्फ के कारण हो रहा होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा वो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ठीक है। अच्छा, दोनों ईएमएफ हैं लेकिन दोनों के नाम अलग अलग हैं। अच्छा, अब एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ से मैं तो एक बार ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉइल जो है N1 टर्न्स है, करंट कैरी कर रहा है I1, और मैग्नेटिक फील्ड है B, या आप φ1 भी कह सकते हो, फ्लक्स जो है वो φ1 है। ठीक है, चेंजिंग करंट है, ऑब्वियसली जो करंट फ्लो हो रहा है वो AC करंट है ना, या टाइम के साथ चेंज होने वाला करंट है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहाँ पे एक टर्म आया φ2 1। अब φ2 1 का मतलब क्या है, फ्लक्स 2 का मतलब φ2, मतलब फ्लक्स किसमें, कॉइल 2 में, कॉइल 2 का फ्लक्स। लेकिन ये कॉइल 2 का फ्लक्स किसके कारण आ रहा है, कॉइल 1 के करंट के कारण, कॉइल 1 के करंट के कारण, इसीलिए हमने इसको क्या लिखा है, φ2 1। φ2 1 मतलब फ्लक्स सेकंड कॉइल में ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, यानी कि φ2 1। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। φ2 1 क्या है, φ2 1 है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन टर्न ऑफ कॉइल ड्यू टू I1। इसके कारण, इस फ्लक्स के कारण जो यहाँ पे फ्लक्स, जितना भी फ्लक्स पहुंच रहा हो, है ना, वो हम उसको बोलेंगे हम φ2 1, है ना, टेक्निकल नाम है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है बाई वेरिंग I1 विथ टाइम देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। ऑब्वियसली अभी मैंने आपको ये बताया था कि अगर I1 करंट जो है वो चेंज हो रहा होगा तो ड्यू टू फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, यहाँ भी ईएमएफ इंड्यूस होगा और यहाँ भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है,
इसको बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है, और इसको बोलेंगे म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो इस सेकंड कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा? तो देखो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ जो होगा वो होगा माइनस कितने नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे, N2, लेकिन फ्लक्स कितना जा रहा है, d5/dt। फ्लक्स कितना है, 5 1 नहीं है, यहाँ से जो फ्लक्स गया टोटल फ्लक्स यहाँ नहीं पहुंच रहा है, कितना फ्लक्स पहुंच रहा है, 5 2 1 पहुंच रहा है, यानी कि 5 2 1। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, -N2d5 2 1/dt। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से एक बात देखना ध्यान से, यहीं से हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा कि ये जो फ्लक्स है, ऐसे समझो, ये जो फ्लक्स है 5 2 1, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, I1 करंट पे, क्योंकि सेकंड कॉइल में तो कोई खुद का करंट तो है नहीं, वो तो दूसरे कॉइल का जो फ्लक्स है वो इस कॉइल के पास पहुंच रहा है। इसका मतलब जो 5 2 1 है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, करंट I1 पे। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि d5 2 1/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, di1/dt के, है ना, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएं, इधर क्या आ जाएगा, अगर दोनों को इक्वल करना हो तो N2 d5 2 1/dt, इसी को हमने ईएमएफ बोला था, है ना, इज इक्वल टू एक कांस्टेंट हम ले आए, क्या कांस्टेंट है ये, M21, नाम दे दिया M21, आप चाहो तो M भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, M21 di1/dt। अब ये जो M है या M21 है, इसी को हम बोलेंगे म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअल इंडक्टेंस सॉरी, और ये जो ईएमएफ होगा उसको बोलेंगे म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब बात आती है कि जो म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ M, उसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट भी सेम होती है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को L से डिनोट करते हैं और म्यूचुअल को M से, और जो दोनों की यूनिट होती है वो होती है हेनरी, हेनरी। ठीक है, जिसको H से डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इंडक्टेंस की यूनिट जो है हेनरी होती है, चाहे वो म्यूचुअली हो या सेल्फ हो। ठीक है, अब ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मैंने डेरिवेशन पे नहीं गया हूँ, म्यूचुअल, अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है M इज इक्वल टू K अंडर रूट में L1 L2। अब बेसिकली ये है क्या, देखो दो कॉयल होंगे, दो कॉयल, इसके पहले भी मैंने बनाया था दो कॉयल, एक का सेल्फ इंडक्टेंस होगा L1, दूसरे का सेल्फ इंडक्टेंस होगा L2, और इन दोनों के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो होगा M। ठीक है, अब बात आती है ये K क्या है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है M जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, L1 L2 जो है सेल्फ इंडक्टेंस है, और K जो है उसको बोलते हैं कपलिंग कोफिशिएंट। ठीक है, K जो है वो कपलिंग कोफिशिएंट है। ये फार्मूला आपको बिल्कुल आपके माइंड में होना चाहिए, है ना, M इज इक्वल टू K अंडर रूट में L1 L2। एक बात और, चलो मैं इसको इसके ये वाला पॉइंट इसको मैं आगे आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो इस स्लाइड से बस आपको इस पूरे स्लाइड से, म्यूचुअल इंडक्टेंस के पूरे स्लाइड से बस आपको ये पार्ट अपने नोटबुक में रखना है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कपलिंग कोफिशिएंट। यहाँ से आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे कि कपलिंग कोफिशिएंट, सबसे पहले तो इसकी कहानी समझना जरूरी है कि कपलिंग कोफिशिएंट के होता क्या है। तो आप समझना, मैं थोड़ा टेक्निकल से अलग हटके एक थोड़ी अलग लैंग्वेज में मैं इसको बताऊंगा, है ना, आप इसको एक बार समझने की कोशिश करना। लेट सपोज यहाँ पे हमने सप्लाई दिया, ठीक है, सप्लाई AC दिया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और इस करंट के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो बना, तो मैं उसको नंबर से खेल रहा हूँ। ठीक है, नंबर से, लेट सपोज यहाँ से जो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड है, लेट सपोज वो 100 है, 100 मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट तो है नहीं, ये कॉइल अलग है, ये कॉइल अलग है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर 100 फ्लक्स है, अब मान लो कि इस सेकेंडरी कॉइल जो दूसरा वाला कॉइल है, इस कॉइल के पास मान लो 80 फ्लक्स पहुंच गया, यहाँ से 100 चला, 100 निकला और 80 यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 80 पहुंचा कितने में से, 100 में से,
80 पहुंचा सेकंड दूसरे कॉइल के पास, पहले कॉइल का 100 फ्लक्स वहां से निकला और 80 पहुंचा, इसका मतलब 0.8। तो ये जो टर्म होता है इसी को हम बोलते हैं कपलिंग कोफिशिएंट। कपलिंग कोफिशिएंट हमें बेसिकली ये बताता है कि एक कॉइल से दूसरे कॉइल में, एक कॉइल से दूसरे कॉइल में कितना फ्लक्स का लिंक हुआ, कितना फ्लक्स पहुंच गया वहां पे, ऐसा है ना, आसान भाषा में। ठीक है। अच्छा, जैसे लेट अस सपोज, मान लो एक और एग्जांपल से, लेट अस सपोज यहाँ से जो फर्स्ट वाइंडिंग से लेट अस सपोज 100 फ्लक्स निकले, ठीक है, और यहाँ पे मान लो 70 पहुंचे। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि यहाँ पे कपलिंग कोफिशिएंट कितना है, तो आप क्या बताओगे, कपलिंग कोफिशिएंट कितना है, 70 पहुंचा कितने में से, 100 में से, यानी कि 0.7। क्लियर है। अच्छा, ऐसे ही अब मान लो, अब थोड़ा सा रिवर्स सोचते हैं। लेट अस सपोज किसी ने बोल दिया कि देखो भाई, कपलिंग कोफिशिएंट जो है वो मान लो 0.5 है, तो इससे आप क्या समझते हो, कपलिंग कोफिशिएंट 0.5 है, इसका क्या मतलब है। तो इसका ये मतलब है कि कोई दो कॉइल होंगे, अगर एक कॉइल से 10 फ्लक्स निकल रहा होगा, एक कॉइल से अगर 10 फ्लक्स निकल रहा होगा, तो दूसरे कॉइल के पास जो लिंक फ्लक्स होगा, या दूसरे कॉइल के पास जो पहुंच रहा होगा, वो सिर्फ 5 फ्लक्स पहुंच रहा होगा, है ना। इसी को बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग या कपलिंग कोफिशिएंट। ठीक है। अब बात आती है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मान लो ये हमारा कॉइल है, यहां से मान लो 10 चला और 10 का 10 पूरा यहाँ पहुंच गया, तो इसका मतलब कपलिंग कोफिशिएंट कितना हुआ, 10/10, यानी कि 1। यानी कि कपलिंग कोफिशिएंट के की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो 1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू, मान लो एक कॉइल यहाँ है, ठीक है, दूसरा कॉइल मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है, अब यहाँ से फ्लक्स नहीं पहुंच पाएगा दूसरे कॉइल के पास। पहला कॉइल यहाँ है, दूसरा कॉइल यहाँ है, यहाँ से फ्लक्स तो चला, लेकिन इस फ्लक्स के साथ, इस कॉइल के साथ लिंक नहीं हुआ, पहुंच नहीं पाया यहाँ पे। तो अब अगर कोई पूछे कि इसमें बताओ कितना कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, तो आप क्या बोलोगे, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना है, 0। क्योंकि यहाँ पे कितना पहुंचा, 0। कितने में से, वो डिपेंड करता है, मतलब आप 100 लिख लो, 1000 लिख लो, लेकिन वैल्यू 0। इट मीन्स कपलिंग कोफिशिएंट आपको ध्यान में रखना है, इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कपलिंग कोफिशिएंट मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू के, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।